वीडियो नंबर 26 फर्स्ट अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 4 पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का संतुलन। और आज का हमारा टॉपिक है बाजार एवं बाजार के रूप। आपको इस वीडियो को पूरा देख के पता चलेगा कि बाजार क्या होता है और बाजार के कौन कौन से रूप है। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हाली हिंदी मीडियम स्टूडेंट का बेस्ट चैनल यूट्यूब में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं देखा है या फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं बाजार के बारे में। बाजार क्या होता है। सबसे पहले बाजार का अर्थ। बाजार के अर्थ को दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक है जनसाधारण की भाषा में, दूसरा अर्थशास्त्र की भाषा में। सबसे पहले जनसाधारण, यानी कि अगर आपने किसी से पूछा, किसी भी आम इंसान से पूछा कि बाजार क्या है, तो वो बताएगा बाजार एक स्थान से जहाँ पर से हम अपनी ज़रूरतें की चीज़ें खरीदते हैं। बाजार ऐसी जगह है जहाँ पर दुकानदार होता है, खरीदने वाला होता है, सामान बेचता है, खरीदा जाता है। बिल्कुल सही कहा कि उनके अनुसार, ये आम जन की भाषा के अनुसार जो बाजार की जो डेफिनेशन लोग देते हैं, जो अर्थ बताते हैं, बिल्कुल सही है। बाजार वास्तव में एक स्थान होता है जहाँ पर चीज़ों का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। लेकिन एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट अगर हम अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग बाजार के अर्थ से, तो बाजार का अर्थ उस स्थान से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बाजार का अर्थ केवल स्थान से नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपने कहा कि बाजार स्थान है जहाँ पर क्रय और विक्रय होता। अब आप सबको पता है आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम मोबाइल फ़ोन में जाते हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इनका यूज़ करते हैं, सामान ऑर्डर देते हैं, पैसा पे कर देते हैं, सामान हमारे घर पे आता है। तो क्रय विक्रय हुआ, दुकानदार भी हुआ, हम खरीदने वाले हुए, हमने पैसा भी दे दिया। तो स्थान कहाँ हुआ, स्थान तो नहीं हुआ ना, सामान हमारे घर पे आ गया, तो वो भी तो एक बाजार है। ठेली वाले ठेली में सामान लेके आते, हमारे घर के सामने से सब्जियां हो या फिर क्रॉकरीज हो, जूते चप्पल हो, आज सबको ठेली में लेके घूमते हैं। तो वो तो कोई स्थान नहीं हो, तो वो तो घूमते रहते हैं, लेकिन क्या है, क्रय विक्रय हो रहा है। तो ये सभी स्थितियां ही भी बाजार के ही रूप होता है। तो ऐसे में आधुनिक अर्थशास्त्र में बाजार के अर्थ को स्थान में ना लगा के उससे बड़ा माना जाता है, यानी कि पूरा क्षेत्र माना जाता है जहाँ पर भी क्रय विक्रय होता है क्रेता विक्रेताओं के द्वारा। ऐसे में इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो बाजार का अर्थ है वो यूँ समझ सकते हैं कि बाजार का अर्थ किसी स्थान से नहीं वरन उस समस्त स्थान से लगाया जाता है, या फिर वो समस्त क्षेत्र से लगाया जाता है जहाँ क्रेता विक्रेता फैले होते हैं, किसी भी माध्यम से एक निश्चित कीमत पर वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। वो कोई भी माध्यम हो, किसी भी प्रकार से हो, क्रेता विक्रय आपसी संपर्क में आके, चाहे संपर्क भौतिक रूप से हो या फिर अभौतिक रूप से हो, मोबाइल फ़ोन के थ्रू संपर्क में आए, इंटरनेट के थ्रू संपर्क में आए, लेटर के थ्रू संपर्क किया, जैसे भी हो, अगर उन लोगों ने क्रय विक्रय किया है वस्तु की एक निश्चित कीमत पर, तो हम समझेंगे वही बाजार है। बाजार का मतलब ही नहीं बहुत सारे लोग, बहुत सारे विक्रेता, एक व्यक्ति और एक दुकानदार मिलकर अगर क्रय विक्रय करते हैं तो वो भी बाजार का एक रूप हुआ। तो ऐसे में बाजार की विशेषताएं क्या क्या हुई। बाजार की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले बाजार एक क्षेत्र है, कोई स्थान नहीं, समस्त क्षेत्र जहाँ पर क्रेता विक्रय होता है। दूसरा, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्रेता विक्रेता कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी माध्यम से वो एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। ऐसे क्षेत्र में क्रेता और विक्रेताओं की होनी और की उपस्थित होना आवश्यक है। क्रेता भी होना चाहिए वस्तुओं का विक्रेता भी होना चाहिए, एक निश्चित वस्तु होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य भी होना चाहिए, तभी वो स्थिति क्या होती है, बाजार कहलाएगी। अब हम बाजार के प्रकारों को विभिन्न प्रकार से हम जो है बांट सकते हैं। बाजार साइज के आधार पर, क्रय विक्रय के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, लेकिन हम यहाँ पर बाजार के प्रकार को पढ़ेंगे प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के कितने रूप है। प्रतियोगिता के आधार पर देखा जाए तो बाजार के मुख्यतः कितने रूप हो रहे हैं, 3 रूप हैं, ठीक है ना। बाजार के 3 रूप हैं। सबसे पहले है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, शून्य प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ पर पूर्ण रूप से परफेक्ट कंपटीशन होता है विक्रेताओं के बीच में। शून्य प्रतियोगिता जहाँ पर बिल्कुल प्रतियोगिता नहीं होती है, प्रतियोगिता शून्य होती है, एकाधिकार, यानी कि जहाँ पर केवल एक ही एकाधिकार होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता जिसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता का रूप, एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं इस बाजार में, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता
और एकाधिकार दोनों का ही क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। अब इन तीनों बाजारों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं को भी समझेंगे एक एक करके। सबसे पहला बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसे बाजार होता है जहां पर एक समान वस्तु के बहुत ही अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति द्वारा होती है, और बाजार में वस्तुओं की एक ही कीमत प्रचलित होती है। क्यों? क्योंकि कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसे में सभी विक्रेता एक ही वस्तु के बारे में क्रय विक्रय करते हैं, सबकी वस्तु भी समान होती है, इसलिए इसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। किसी प्रकार से वस्तु की कीमत किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं वो अलग नहीं होता है, सेम होता है। प्रोफेसर लेफ्टविच ने कहा था इस बाजार के बारे में कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तु, एक समान का मतलब होता है एक समान, एक जैसी, किसी भी प्रकार का रंग रूप आकार पैकेजिंग स्वाद अलग नहीं होना चाहिए, एक रूप समरूप वस्तु होती हैं, और इसमें किसी भी फर्म की स्थिति नहीं होती है कि वो बाजार को प्रभावित कर सके, क्योंकि यहाँ पर फर्मों की संख्या विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। कोई एक फर्म या विक्रेता बाजार की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता। इस बाजार की जो प्रमुख विशेषता हैं उनमें सबसे पहले विशेषता है कि इस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरी, इस पूरे बाजार में जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वो समरूप वस्तुएं होती हैं, एक जैसी होती, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट, इस बाजार में कोई भी फर्म जब चाहे प्रवेश कर सकता है, जब चाहे बाजार को छोड़ के जा सकता है, पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यहाँ पर इस बाजार में चाहे वो क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, बाजार की संपूर्ण दशाओं का ज्ञान होता है। वस्तु की कीमत क्या है, किस प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है, उनको सब कुछ पता होता है। मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा कीमत का निर्धारण। इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उस वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर होती है। मांग और पूर्ति जिस बिंदु पर आपस में मिलेंगे उस बिंदु पर वस्तु का क्रय विक्रय होता है, और यही बिंदु उस बाजार में प्रचलित, यही कीमत उस बाजार में प्रचलित होती है, जिसको प्रत्येक विक्रेता को स्वीकार करना होता है। और मैं ईमानदारी से कहूँ ये बाजार वास्तव में एक काल्पनिक बाजार है। आज के संदर्भ में देखा जाए इस बाजार की उपस्थिति हम कहीं नहीं देख सकते। एकाधिकारी बाजार, एकाधिकार जिसको हम कहेंगे मोनोपोली। क्या होता है मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, अधिकार, यानी कि एक ऐसा बाजार जहाँ पूरे बाजार में किसी एक ही विक्रेता का क्या होता है, अधिकार होता है, यानी कि पूरे बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, यह फर्म होता है, और ये विक्रेता संपूर्ण बाजार में नियंत्रण रखता है, ठीक है ना। और कीमत का निर्धारण भी विक्रेता स्वयं करता है अपने हिसाब से, ठीक है ना। अर्थात हम यूँ कहें कि पूरे बाजार में एक ही विक्रेता होता है, तो ऐसे में वही विक्रेता यानी कि सेलर ही क्या होता है, बाजार होता है, ठीक है ना। प्रोफेसर मैकेनॉल के अनुसार एकाधिकार की स्थिति उस समय होती है जब एक अकेली फर्म एक वस्तु का एकमात्र उत्पादक होती है जिसका कोई स्थानापन्न नहीं होता, ठीक है ना, उसका कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। पूरे बाजार में एक ही वस्तु है और एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, उस वस्तु का एक भी जो है स्थानापन्न नहीं होता है कि उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु का उपयोग कर सके। ऐसी स्थिति को एक, जैसे भारत में देखिए हम कहें रेलवे का, ठीक है, रेलवे जो हम बात करते हैं तो रेलवे में किसका एकाधिकार है, सरकार का, सरकार अपने हिसाब से, और रेलवे का प्रतिस्थापन कोई दूसरा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति एकाधिकारी को, जिसका प्रमुख है कि इस एकाधिकार में विक्रेता एक ही होता है, उस वस्तु का निकटतम कोई भी दूसरी वस्तु नहीं होती है। एकाधिकारी वस्तु की कीमत का निर्धारण स्वयं करता है। नई फर्मों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, यानी कि कोई भी उस बाजार में उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज, कीमत विभेद की संभावना पाई जाती है, यानी कि क्योंकि विक्रेता एक ही होता है, वो अपने हिसाब से एक ही वस्तु को अलग अलग कीमत पर अलग अलग व्यक्तियों को बेच सकता। बाजार की तीसरी स्थिति होती है एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता, ये एकाधिकारी यानी कि एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों का मिश्रित रूप है। अर्थात यूँ कहें कि इस बाजार के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या अधिक तो होती है, किंतु ये विक्रेता सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, यानी कि ग्रुप बना लेते हैं,
और इनके बीच में एक अपना सामान ज़्यादा बेचने की होड़ मची रहती है, तो इसे गला घोंट प्रतियोगिता बाजार भी कहा जाता है। प्रत्येक उत्पादक विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। हर हम देखेंगे बाजार में बहुत सारे साबुन है, जैसे लक्स है, गोदरेज है, संतूर है, लाइफ बॉय है, तमाम साबुन बाजार में मौजूद है। एक दूसरे स्थानापन्न है और एक दूसरे से अलग अलग है। लक्स के डिजाइन, कलर, खुशबू अलग है, गोदरेज का अलग है, यानी कि विभेदीकृत वस्तु होती हैं। प्रयोग सबका एक ही रूप में होता है। तो प्रोफेसर लेफ्टविच ने कहा था इस बाजार के बारे में कि एकाधिकारी प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता एक दूसरी विक्रेताओं की वस्तु से अलग होती हैं। यानी कि इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। वस्तुएं एक जैसे भले ही हों, लेकिन उन वस्तुओं में क्या होती है, विविधीकरण पाया जाता है, यानी कि उनके रंग धूप के अंदर कोई ना कोई भिन्नता जरूर पाई जाती है। एक अधिकारी बाजार प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं। विक्रेताओं की संख्या यहाँ पर अधिक होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, सामूहिक रूप से व्यापार करते हैं। विभेदीकृत वस्तुएं पाई जाती हैं, यानी कि वस्तुओं में किसी न किसी प्रकार की भिन्नता होती है। अप्रतिबंधित प्रवेश एवं बहिर्गमन, यहाँ पर नए फर्मों का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं होता है, लेकिन उनके लिए कुछ नियम लगा दिए जाते हैं, उनके लिए कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं, जिस आधार पर वो इस बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और शर्तों के साथ ही बाजार को छोड़ सकते हैं। इस बाजार में विक्रय लागत है। विक्रय लागत मतलब वस्तुओं को बेचने के लिए यहाँ पर विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। अगर विज्ञापन का सहारा नहीं लेंगे तो वो बाजार में आगे नहीं बढ़ सकते। इस बाजार में बहुत ही अधिक प्रतियोगिता होती है, एक दूसरे से आगे, यानी कि प्रतिस्पर्धा होती है अपना सामान बेचने के लिए, बाजार में भी पकड़ बनाए रखने के लिए, जिसके लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। और इस विज्ञापन में होने वाले खर्च को ही विक्रय लागत कहते हैं, और इस बाजार में बहुत ज़्यादा होती हैं। बाजार का अपूर्ण ज्ञान, यहाँ पर क्रेता को बाजार की संपूर्ण दशाओं का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इनको उतना ही बताया जाता है विक्रेता द्वारा जो उनको जरूरी समझते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, यानी कि वो समस्त वस्तुओं की समस्त जानकारी उनके पास नहीं होता है। और लास्ट में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण यहाँ पर जो होता है बाजार के द्वारा किया जाता है, किंतु जो विक्रेता होती हैं विक्रेता के लाभों को ध्यान में रखकर। यूँ क्या है कि बाजार के निर्धारण कीमत और विक्रेता और बाजार दोनों के द्वारा होती है, ताकि उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखा जाए और विक्रेताओं के हितों को भी ध्यान में रखा जा सके। थैंक यू।